विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सभी 12 आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय। निजी मुचलके पर मिली जमानत। मवेशियों पर केंद्र के नए नोटिफिकेशन पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे। राज्य और केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। बर्लिन में भारत और जर्मनी के बीच एमओयू पर दस्तखत। पीएम मोदी ने कहा बढ़ती रहेगी दोनों देशों के बीच साझेदारी। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित। 68% छात्र फेल। साइंस में खुशबू कुमारी ने किया टॉप। केरल पहुंचा मानसून। तिरुवनंतपुरम में दिन में छाया अंधेरा। रिमझिम बारिश से आम लोगों के चेहरे खिले। और आ गई दुनिया की सबसे महंगी कार। रोल्स रॉयस ने पेश किया 84 करोड़ रुपए की कार का मॉडल। तैयार होने में लगेंगे 4 साल। स्वागत है आपका खास पेशकश में। देश देख रहा है। आज हम बात कर रहे हैं भगवान राम की, क्योंकि भगवान की निस्वार्थ सेवा की बात बचपन से सुनी थी, लेकिन आज जमाना गिव एंड टेक का है। कहते हैं कि राम राजनीति को पसंद है क्योंकि राम वोट दिलाते हैं। किसी अपराध के लिए कोर्ट में जाते हुए आमतौर पर आरोपी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये एक अजीब मामला है। कोर्ट में जाते हुए कई आरोपियों ने कहा कि हाँ, उन्होंने जो कुछ किया उस पर तनिक भी रंज नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है। सवाल है कि क्या ये भगवान राम का असर है जो सत्य बोला जा रहा है? शायद नहीं। यहां सत्य बोलने में ही भलाई है, क्योंकि इसी सत्य ने राजनीति में बहुत कुछ दिलाया है। इसी सत्य से राजनीति में आगे भी बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। लेकिन हां, जिन्होंने राजनीति में अब कुछ और हासिल करने की उम्मीद छोड़ दी है, वो चुप ही रहे। आज की चर्चा अयोध्या ढांचे पर, लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में जो कुछ हुआ उसी पर, और उसके राजनीतिक फलसफे पर भी। हम भगवान के मामले में हम भगवान से ही उम्मीद रखते हैं। तो अब ये कितनी बड़ा अपराध करें तो इन्हें तो जमानत मिल ही जाएगी। तो बाबरी मस्जिद मामले में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ लखनऊ की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए। अब इनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मामला चलेगा। अब इस मामले की डे टू डे सुनवाई होगी और 2 साल में मामला का निपटारा भी किया जाएगा। बीजेपी के 12 नेताओं को जमानत तो मिल गई, लेकिन वो याचिका रद्द हो गई जिसमें आरोप खारिज करने की मांग की गई थी। विशेष अदालत ने सभी आरोपियों पर धारा 120(b) के तहत आरोप तय कर दिए। अब इनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मामला चलेगा। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, विष्णु डालमिया, इनके ऊपर 120(b) का चार्ज फ्रेम किया और चंपत राय और रामविलास वेदांती, धर्मदास, यानी 6 लोगों के ऊपर, नित्य गोपाल दास जी, ऐसे 6 लोगों के ऊपर 153A, 153B, 147, 149, 505 और 120(b) का चार्ज दे हैं। हालांकि बचाव पक्ष अब हाई कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन देने की तैयारी में है। इसलिए एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट होगी, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे। दैट इज समथिंग डिफरेंट। हम रिवीजन दाखिल करेंगे। अभी कितना ये जो कंपनी का पर्सनल बॉन्ड दिया कितने का दिया? 20,000 का। पहले से ही ये माना जा रहा था कि विशेष अदालत इनके खिलाफ आरोप तय करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने आदेश में ये कह दिया था कि आपराधिक साजिश रचने का केस चलाया जाए। जानकार बताते हैं कि अब आरोप तय होने के बाद नेताओं को खुद कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं होगी। सुनवाई के दौरान ये एप्लीकेशन के जरिए भी अपनी बात रख सकते हैं। ऐसा केस नहीं जिसमें इनको जेल भेजा जाए,
तो इसलिए इनकी जमानत होना कोई न तो अनएक्सपेक्टेड है, न ही कोई ताज्जुब की बात है। जमानत होना ही थी इनकी, और अब इनका चार्ज फ्रेम होने के लिए असल में इनको बुलाया गया था। दरअसल 6 दिसंबर 1992 में बाबरी ढांचा गिराने को लेकर 2 मामले थे। पहला मामला कार सेवकों के खिलाफ था, जिसकी सुनवाई लखनऊ में हुई थी, जबकि दूसरा मामला मंच पर मौजूद नेताओं और दूसरे लोगों के खिलाफ था। इसकी सुनवाई रायबरेली में हुई थी, लेकिन 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली के केस को भी लखनऊ ही ट्रांसफर कर दिया था। इन सभी पर बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश रचने, 2 धर्मों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के आरोप हैं। अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, लखनऊ। तो जाहिर सी बात है, आज एक बड़ा दिन है बीजेपी के लिए भी, और कहीं ना कहीं जो राम के नाम पर जो फिर से राजनीति एक बार हम फिर से खड़ी होते देख रहे थे, राम मंदिर को लेकर बार बार बयान आ रहे थे, इन सबको लेकर कहीं ना कहीं आज एक बड़ा दिन है। देखना होगा कि जिस तरह से आज कोर्ट में हुआ, उसके बाद इस राजनीति की दिशा क्या रहती है और राम किसका बेड़ा पार करेंगे। जो जिन लोगों का नाम इसमें आया है उनके साथ क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी के इस मुद्दे का क्या होगा, और इस मुद्दे के आसपास घूमती लगातार जो राजनीति है राम मंदिर को लेकर, उसका क्या होगा। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के लोग भी जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अन्य पार्टियों के लोग भी इसमें शामिल हो। फिलहाल हमारे साथ आर.के. कपूर हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, रामदत्त त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही आदिल सिंह बोपाराय हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले वकील साहब मैं आपके पास आऊंगा। कपूर साहब, 120B के तहत आरोप तय किए गए हैं, जरा दर्शकों को जरा ये बताएं कि 120B का मतलब क्या, और इस पूरे मामले में जिन 12 लोगों पर ये मुकदमे अब शुरू हो गए हैं, जो आरोप तय हो गए हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस होता है। इसमें यह लिखा हुआ है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिस ऑफेंस के करने के लिए की जाती है, तो जो जिसके ऊपर ये ऑफेंस लगता है उसको वही सज़ा होती है जो ऑफेंस करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बनी होती है। जैसे वो अबैटर होते हैं, इसलिए उनको वही सज़ा मिलेगी जो मेन ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है। अब ये मामला ये है कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस ओरिजिनली अगर देखा जाए तो 2001 में जो सीबीआई का स्पेशल कोर्ट था उसने तो चार्जेस ड्रॉप कर दिए थे, लेकिन उसके खिलाफ सीबीआई हाईकोर्ट में गई थी। हाईकोर्ट ने 2010 में उसका फैसला अपहोल्ड किया था। उसके बाद सीबीआई जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आई तो 19 अप्रैल 2017 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जहां वो मैटर ट्रांसफ़र किया लखनऊ बेंच में, लखनऊ स्पेशल कोर्ट में, वहां ये भी कह दिया कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है वो रिस्टोर किया जाता है। अब ये मुद्दा ये है कि रूटीन में चार्जेस लगते हैं 120 के या नहीं लगते, वो बात अलग है, लेकिन ये पहलू इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिनके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगे हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज रिस्टोर हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट मुद्दा बन जाता है। रूटीन में चार्जेस लगते हैं, उसके खिलाफ रिवीजन हाईकोर्ट में जाती है या हाईकोर्ट उसको क्वैश करे नहीं करे वो बात अलग है, लेकिन ऐसा मामला जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस को चार्ज को रिस्टोर किया है, वहां अगर हम ये सोचें कि चार्ज कल को हाईकोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगा तो वो मामला काफी मुश्किल सा लगता है कि जब ऑलरेडी क्रिमिनल चार्जेस ड्रॉप होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्ज को रिस्टोर किया है, तो मुझे लगता है कि अब हाईकोर्ट के पास बहुत कम स्कोप बचेगा। हालांकि टेक्निकली ये अप्रोच किया जा सकता है और कोई नया मुद्दा उठे तो बात अलग है, तो उसके ऊपर तो बाद में विचार किया जाएगा कि हाईकोर्ट कल इसके ऊपर क्या विचार करता है, जबकि उनकी एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज रिजेक्ट हो चुकी है। ये समझाइए कि जिस कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस यहाँ पर तय किए गए हैं, कॉन्स्पिरेसी उस ढांचे के विध्वंस को लेकर कॉन्स्पिरेसी या फिर जो बाद में दंगे हुए उसको लेकर कॉन्स्पिरेसी? नहीं, देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस मेन दूसरे ऑफेंसेस के साथ जब जोड़ा जाता है तो इसका माने ये हुआ कि जो मेन ऑफेंस है उसके लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है, तो इसलिए जब उसके लिए ऑफेंस में कन्विक्शन होगी तो इनको वही कन्विक्शन होगी जो मेन ऑफेंस के लिए कन्विक्शन होती है। चलिए ठीक है, हमारे साथ रामदत्त त्रिपाठी जी भी हैं। त्रिपाठी जी, जरा आपसे समझना चाहेंगे कि इस आज का जो दिन है, जिस तरह से क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम कर दिए गए, 25 साल में दूसरी बार आडवाणी जी को अदालत आना पड़ा,
इसका क्या असर आप देखते हैं बीजेपी की राजनीति पर, और खासतौर पर जो राम मंदिर को लेकर जो राजनीति, क्योंकि अभी भी जो भी आरोपी हैं, खासतौर पर जैसे उमा भारती हैं, वो अब भी कह रही हैं कि साजिश का तो सवाल नहीं है, ये तो जो किया हमने जानबूझ के किया, और मेरे कर्म में भी राम है, वचन में भी राम है, और जो भी किया सोच समझ के किया, साजिश कुछ नहीं है। देखिए, जहां तक मुकदमे का सवाल है तो ये मुकदमा 20 साल पहले जहां से रुक गया था, क्योंकि इसी स्पेशल कोर्ट ने ज्वाइंट चार्जशीट के आधार पर दोनों केस की 197, 198 चार्जेस फ्रेम करने का आर्डर दिया था 9 सितंबर 1997 को, जिसके खिलाफ आडवाणी जी हाई कोर्ट गए और फिर वो टेक्निकल फ्लॉ हुआ कोर्ट के गठन का और उसकी वजह से रुक गया और बाद में ये केस फिर से शुरू हुआ। तो देखिए, एक इसके दो प्रभाव पड़ेंगे। वैसे तो रायबरेली में पहले से केस चल ही रहा था, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो मेमोरी से जो लोगों की याददाश्त से वो पीछे हट गया था। तो एक तो जो सेंट्रल स्टेज पे कह सकते हैं कि आडवाणी पब्लिक मेमोरी में फिर से आ जाएंगे कि वो अयोध्या आंदोलन के, राम मंदिर आंदोलन के एक जो हीरो के तौर पे जो उन्होंने मुहिम शुरू की थी उसके तौर पे। लेकिन इसका दूसरा असर ये माना जा रहा है कि बीजेपी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें जो अगला राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, तो ऐसा माना जाता है कि जो आडवाणी जी या जोशी जी की दावेदारी को खारिज करने का या किनारे करने का एक बहाना मिल सकता है मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि भाई इतना बड़ा केस चल रहा है तो उसमें राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पे आपके नाम पे विचार कैसे किया जाए, ये अगर वो चाहे तो। हालांकि पिछली बार जब केस चल रहा था तब भी आडवाणी जी गृह मंत्री थे, अभी भी जो रायबरेली केस चल रहा है तो भी उमा भारती जी मंत्री तो बनी हुई हैं, तो उससे। और जहां तक उमा भारती जी का सवाल है, देखिए वो एक पब्लिक पोस्चरिंग अलग सवाल होता है, पब्लिक पोस्चरिंग करना एक अलग बात होती है, और कोर्ट में जाना। कोर्ट में किसी भी मुलजिम ने, चाहे रामविलास वेदांती हो चाहे उमा भारती हो, अपना जुर्म इकबाल नहीं किया है। कोर्ट में तो यही कहते हैं कि हमें आरोपों से इनकार है, गलत आरोप है, हमारा कोई लेना देना नहीं है बाबरी मस्जिद के तोड़ने से। तो पब्लिक पोस्चरिंग अलग चीज है, कोर्ट की प्रोसीडिंग अलग चीज है, और ये जरूर है कि आडवाणी जी एक बार फिर से पब्लिक मेमोरी में फिर से वो आ गए जी। बहुत इंटरेस्टिंग आपने कहा त्रिपाठी जी, लेकिन इसका फायदा होगा आडवाणी जी को कि फिर से लोगों के जहन में यह याद ताजा हो जाएगी कि ये रथ यात्रा निकाली थी, राम को लेकर आंदोलन किया था, इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पद की दौड़ से वो बाहर हो सकते हैं आरोपों से? देखिए, ये केस नहीं भी होता तो भी जो बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें उनको मोदी जी ने किनारे कर दिया है, केस और नो केस। तो कम से कम यही फायदा होता है कि देखिए बहुत सारे आप उनको जो जहां तक पद का सवाल है, कई बार ये भी सोचते हैं कि भाई जो भाग्य में मिलना था, शायद जो पद है उनको इससे बड़ा नहीं संभव था, नहीं तो पहले भी वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन तब वाजपेयी जी बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। तो मुझे लगता है जो पॉलिटिशियन है उनको पद के साथ साथ ये भी होता है कि वो सार्वजनिक जीवन में बने रहें और उन पे चर्चा होती रहे, चर्चा पर्चा खर्चा, तो भी उससे उनका स्वास्थ्य सुधरता है, सेहत सुधरती है। बस इतने लोगों के बीच आ रहे हैं, टीवी में अखबार में आएगा, चर्चा होगी, लोग स्वागत कर रहे हैं, योगी जी मिलने गए, तो अब उतना तो फायदा उनका है ही है। बाकी जहां पद की बात है तो वो बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स में संघ जो है मोहन भागवत उनके अगर साथ देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केस से हो भी सकते हैं वो। चलिए ठीक है, कांग्रेस से लेते हैं हम, थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। आदिल सिंह जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि जो आरोप हैं काफी गंभीर है, मामला बहुत संवेदनशील है, 25 साल पुराना मामला है, लोगों के जहन में भी ताजा है, लेकिन अब जिस तरह से आरोप तय किए गए हैं, आपराधिक साजिश के आरोप, इस पर अब आपको क्या लगता है बीजेपी को क्या करना चाहिए? देखिए भाई साहब, जो आज कोर्ट का फैसला आया है जहां सारे अक्यूज के खिलाफ इन्होंने चार्जेस फ्रेम किए हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है, ये मैं आपके दर्शकों को आपने बता भी दिया, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन सब के खिलाफ आडवाणी साहब, उमा भारती जी और मुरली मनोहर साहब, इनके खिलाफ गंभीर चार्जेस हैं, प्राइमा फेशी एविडेंस है, सबूत है कि ये इन्वॉल्व थे कॉन्स्पिरेसी में, और उसके कॉन्सिक्वेंस में इनके खिलाफ आज चार्जेस फ्रेम हुए हैं। पहली बात, इसका हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात, अब जब उमा भारती जी जो आज के दिन में एक सिटिंग मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं,
हमारी ये मांग है कि उमा भारती जी को अब इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री साहब को उन्हें सैक करना चाहिए। उनके खिलाफ बहुत ही गंभीर चार्जेस हैं, और उनका मिनिस्टरशिप में कंटिन्यूएशन हमारा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हिसाब से सही नहीं है। उन्हें रिजाइन करना चाहिए जब तक ये ट्रायल का फैसला नहीं आता। तीसरी बात जो भाजपा की बात है, भाजपा राम मंदिर के मुद्दे पे राजनीति करती है। ये भाजपा की पुरानी नीति है। उनके लिए ये आस्था का मुद्दा नहीं है, उनके लिए ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिसके तहत वो समाज में विभाजन करने का प्रयत्न करती हैं। अगर भगवान राम के आदेश को अगर सही ढंग से वो मानते तो आज आप देखिए क्या उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। हर जगह हिंसा है, दलितों को, पिछड़ों के साथ आज हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, बच्चों के साथ हिंसा हो रही है, गरीब को दबाया जा रहा है। कि ये सही मानने में राम राज्य है? कहने से बात नहीं बनती, करने में जरूरत है। भाजपा की नीयत में ही खोट है, ये है दुविधा। चलिए ठीक है, एक बार त्रिपाठी जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि उम्मीद थी आप ये तो यही कह रहे हैं कि ठीक है इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी इस एक्सट्रीम तक जाएगी, इस तरफ यहाँ जहां मामला खड़ा है वहां पर अगर इस तरह का फैसला लेते हैं, उमा भारती से कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, एक तो क्या ये संभव है, और इससे इनकी जो पूरी मंदिर को लेकर जो लड़ाई है, आंदोलन है, इस पर कोई असर पड़ेगा, फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो देखा गया है परंपरा, जो अटल जी जब प्रधानमंत्री थे और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल मोरालिटी पे बड़ा ध्यान देते हैं, उस समय भी आडवाणी जी उनके गृह मंत्री थे और उनपे मुकदमा चल रहा था यही लखनऊ के कोर्ट में, तो उसके बावजूद वो गृह मंत्री थे। आज भी उमा भारती जी पे जो केस तो रायबरेली में चल ही रहा है, उसके बावजूद उनको मंत्री बनाया गया। अगर ये कारण होता तो उनको मंत्री नहीं बनाया जाता। आज भी जो पश्चिम यूपी के बालियान जी हैं, मंत्री हैं, उनपे भी कुछ केसेस वहां पर हैं जो पिछले वो हुए थे। तो देखिए, वो जमाना अब नहीं है कि जब एक ट्रेन दुर्घटना पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। अब इतनी नैतिकता नहीं है। अगर नैतिकता होती तो कल्याण सिंह जी को जो गवर्नर का शील्ड मिला हुआ है, उसी की वजह से आज उन पे ट्रायल नहीं शुरू हुआ, नहीं केस चला। तो अगर नैतिकता की बात होती तो भाई कल्याण सिंह को गवर्नर पद से रिजाइन करना चाहिए था, या प्रधानमंत्री जी उनको कहते कि भाई आप रिजाइन कीजिए, जाके ट्रायल नैतिकता की बात तो वहां आती, मोरालिटी है नहीं। बिल्कुल त्रिपाठी जी, शायद नैतिकता की बात तो वहां आती जहां कोई अपराध का बोध हो। यहाँ पर तो दे टेक प्राइड इन इट, उनको इस बात पर गर्व होता है। बार बार बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से बयान आप सुनते ही हैं कि शायद अगर ये कोई और मामला होता तो कहते कि ठीक है रिजाइन कर दो, लेकिन अब अगर यहां पर वो उमा भारती से कहते हैं रिजाइन कर दो, तो जो भी राम भक्त हैं, जो राम समर्थक हैं, उनके बीच एक गलत मैसेज जाएगा कि ये वही पार्टी है जो राम के नाम पर हमने जिसको वोट दिया, जिससे ये उम्मीद लगाई कि राम का मंदिर बनाएंगे, और जो राम मंदिर के लिए काम कर रहे थे उनको रिजाइन करने को कहा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है बीजेपी के लिए। जी, दुविधा है भी। और देखिए हुआ क्या था, जो 6 दिसंबर की शाम को जब ये बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, और उस समय पूरा जो बीजेपी नेतृत्व है, आडवाणी जी, जोशी जी, सबके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। और उस समय तो उन्होंने उसको दुर्भाग्यपूर्ण कहा था, संसद में भी वाजपेयी जी ने भी उसको दुर्भाग्यपूर्ण कहा था, और ये भी कहा था कि दंड मिलना चाहिए। लेकिन जब बाद में लगा कि इससे जो उनका जो हिंदुत्व वाली जो विचारधारा मानने वाले लोग हैं प्रसन्न हैं, तब से फिर बीजेपी ने अपना स्टैंड बदल लिया। तो अब तो बदलने का सवाल ही नहीं उठता। अब तो वो सब बयान यही देते हैं कि साहब हम बलिदान हो जाएंगे, हम त्याग करेंगे, वो करें। लेकिन जाहिर है कि उसकी संविधान की मर्यादा में काम करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम टकराव नहीं हो सकता। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, जो राम मंदिर का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में सिविल डिस्प्यूट विचाराधीन है। तो जब तक वो फैसला नहीं होता, क्योंकि आपसी समझौते की जो बात आई थी वो हो नहीं रही है, तो तब तक राम मंदिर के मसले पे ये आगे बढ़ नहीं सकते। हाँ, माहौल को गर्म करने के लिए जो ध्रुवीकरण है सांप्रदायिक या धार्मिक, उसके लिए एक बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा हथियार राम मंदिर मुद्दा पहले भी था, आज भी है, लेकिन अब आज उससे आगे चले गए हैं। आज तो गांव-गांव में जो जानवर हैं, जानवरों को लेके जो ध्रुवीकरण हो रहा है, गोहत्या का मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा है, लव जिहाद का मुद्दा है। आज तो बहुत सारे मुद्दे उन्होंने पिटारे से बाहर निकाल लिए हैं, केवल राम मंदिर मुद्दे पर सीमित नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ अब रविदास मेहरोत्रा जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। रविदास जी, स्वागत है आपका चर्चा में। आपसे समझना चाहेंगे,
बाबरी मामले में आज जिस तरह से चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, आपराधिक साजिश का मामला आडवाणी जी, उमा जी, जोशी जी समेत 12 लोगों पर तय कर दिया गया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, लोकतंत्र में 4 खंबे हैं, एक न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। तो न्यायालय का पूरा सम्मान होना चाहिए और न्यायालय जो भी फैसला करे उस फैसले को मानना चाहिए। जो भी न्यायालय फैसला करेगा हम उस उच्च न्यायालय के फैसले को मानने के लिए मानेंगे। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जो बाहर कहा जाता है वो अलग बात है और न्यायालय में बात कहती है अलग बात है। तो ये बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई, विध्वंस होने के बाद जो है वो कोर्ट के पास सबूत हैं, उस आधार पर उन्होंने आरोप तय किए हैं। अब उस कोर्ट जो है आगे कार्रवाई करेगी कि ये आपराधिक मुकदमा जो है हुआ है, जो घटना हुई है और इसमें क्या कार्रवाई होगी, ये कोर्ट तय करने का काम करेगा। हमारा ये मानना है कि न्यायपालिका निष्पक्ष हो, न्यायपालिका जो है अपना काम करे और जो भी व्यक्ति दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये जो है। और एक बात और है कि जनता के बीच में कुछ और न्याय कोर्ट के अंदर कुछ और बात कही जाए वो ठीक नहीं है। जो बात जनता के बीच में कही जाती है नहीं, वही बात इस वक्त बीजेपी का आचरण क्या होना चाहिए? इस वक्त बीजेपी को क्या करना चाहिए? क्योंकि गंभीर आरोप लगे हैं और गंभीर आरोपों के तहत अब सुनवाई होगी आगे। आपराधिक साजिश का मामला है। आपको क्या लगता है बीजेपी का रवैया इस वक्त क्या होना चाहिए? क्या जो मंत्री हैं उनको रिजाइन करने को कहा जाना चाहिए और क्या यह संभव होता दिखता है? देखिए, ये संभव नहीं है क्योंकि एक दुविधा तो है ही, जो आपने बात पहले कही। क्योंकि अगर जिस नाम पर उन्होंने कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, अब जो बाहर उन्होंने कहा कि ये हम उस हमारी आस्था की बात है, अब न्यायालय में आपराधिक मुकदमा चलने का बात हुई है। तो न्यायालय अब जो फैसला करेगा तो न्यायालय के फैसले का सम्मान होना चाहिए और न्यायालय को भी जो अधिकार हैं उस अधिकार के तहत न्यायालय जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होना चाहिए और हमें विश्वास है कि न्यायालय सही फैसला करेगा। वैसे रविदास जी, ऐसा क्यों लग रहा है आमतौर पर जब बीजेपी को लेकर हम कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं और खास तौर पर अगर इस तरह के कोई भी टॉपिक होता है, चाहे वो हिंदूवादी कोई टॉपिक हो, मंदिर हो, ऐसा कोई मामला होता है, तो समाजवादी पार्टी की ओर से तुरंत बीजेपी के अगेंस्ट बोलने में वक्त नहीं जाया किया जाता। लेकिन आज आप इतना संभल कर क्या बोल रहे हैं? आपने कहीं पर भी कोई आलोचना नहीं की आज बीजेपी की। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है, मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि मेरा ये मानना है कि दुनिया का मालिक एक है, उसी का नाम परमपिता है, उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम अकाल पुरुष है। दुनिया का मालिक दो नहीं है, दुनिया का मालिक एक है और उसने समय समय पर अवतार या पैगंबर भेजे हैं। तो धर्म के नाम पर लड़ाई होना ठीक बात नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं, लड़ाई होना ठीक नहीं है, लेकिन राम मंदिर को लेकर जो आंदोलन है उसका आप सपोर्ट करते हैं क्या? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, यहां पर हाई कोर्ट में केस चल रहा है और लोकतंत्र में न्यायपालिका जो है वो सबसे मजबूत चीज है, उसका सम्मान हो जाइए और जो भी न्यायपालिका निर्णय करेगा हम लोग उस न्यायपालिका के आदेश का जो है वो समर्थन करेंगे, जो वो निर्णय करेगा उसको मानेंगे और हमें विश्वास है कि न्यायपालिका के निर्णय को पूरे देश को मानना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए, सब मानते भी हैं, उसमें कोई अलग से ठीक है कार्रवाइयां होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका ने किसी को कहा है कि वो अपराधी है तो उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। ठीक है, आदिल सिंह जी, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। यहाँ पर आज मनीष तिवारी ने कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा विवाद खड़ा हुआ और जिस तरह से आज चार्जेस फ्रेम किए गए हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि इस मामले में सीबीआई की जिरह के बाद आडवाणी सोच रहे होंगे कि क्या राष्ट्रपति पद को लेकर उनकी उम्मीदवारी खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से या बीजेपी के कुछ लोगों की ओर से कोई ये साजिश रची गई है क्या? ये क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी?
बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, इसके उसको आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। मोदी जी, वैसे वो अलग बात है कि मोदी जी एक समय पे अडवाणी साहब को अपना गुरु मानते थे, पर जो व्यक्ति और जो लीडर अपने गुरु को मार्गदर्शक मंडल में डाल सकता है वो कुछ भी कर सकता है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, ऐसा क्यों लगता है आपको, क्योंकि ये जो आरोप लगा रहे हैं बहुत गंभीर है, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, हो सकता है अंदरूनी इनका कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई इसे ये तो इनका अंदरूनी मामला है, कुछ ना कुछ हो सकता है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये जरूर स्पेकुलेशन के रेल में है, पर इसे आप रूल आउट नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आप मोदी जी का इतिहास देखोगे, गुजरात का इतिहास इनका देख लीजिए, जो लीडर ने इनको प्रमोट किया है उनको इन्होंने काटा है। ये तो आप इनका इतिहास देख लीजिए। सो आप रूल आउट नहीं कर सकते, ये ऑफ कोर्स इट इज इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, पर आप रूल आउट नहीं कर सकते। और ये टिप्पणी को अगर आप इतिहास देखेंगे मोदी साहब का, तो उसे क्रेडेंस मिलता है इससे। चलिए ठीक है, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन अभी भी बहुत सब कुछ है इस पूरे मुद्दे पर जिस पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। हम भगवान के मामले में हम भगवान से ही उम्मीद रखते हैं। तो अब ये कितनी बड़ा अपराध करें तो इन्हें तो जमानत मिल ही जाएगी। अरे